नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होकर के पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा अलग है, लेकिन जीएस से रिलेटेड है और प्रश्न इसके पूछे जाते हैं। आपको इसका नॉलेज भी होना चाहिए। इसे पूरे विस्तार से भी पढ़ाएंगे। इस टॉपिक को हम पूरा विश्व भूगोल का एक टॉपिक लिया है इसमें आपको पढ़ाने के लिए, वो भी मानचित्र के माध्यम से कोशिश करिए आपको पढ़ाने की। तो आप समझिएगा, मानचित्र के माध्यम से जो टॉपिक हम पढ़ने चलेंगे, अभी टॉपिक की चर्चा करेंगे हम दक्षिण अमेरिका की। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पढ़ेंगे और समझेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से किस तरीके से प्रश्न बनते हैं, कैसे कैसे प्रश्नों का आपको सामना करना पड़ेगा और आपको अपनी तैयारी कहां तक ले जानी है और किस हिसाब से आपको स्टडी करनी है या पढ़ना है। उसके लिए आप चिंता ना करें, हम पूरी मेहनत कर रहे हैं और हमारा चैनल के साथ जुड़े हुए सभी हमारे जितना भी स्टाफ है वो कोशिश करता है अच्छे से अच्छे वीडियो और अच्छे से अच्छे टॉपिक आपको पढ़ाए जाएं। तो आज का हमारा टॉपिक कौन सा भैया? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। अंत तक वीडियो मरे रहेंगे, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। जैसा मैं पढ़ा रहा हूं वैसा ही आप लिखते चले मेरे साथ, तो आपको कंठस्थ हो जाएगा, रट जाएगा दिमाग में, दिल में और आत्माओं में उतार देंगे हम टॉपिक आपके। आप चिंता ना करो, ठीक है सर? तो पढ़ाए आगे, ठीक है सर। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप टॉपिक है हमारा, टाइटल से आपको पता लग गया होगा। तो इस तरीके के टॉपिक आपको बीच बीच में मिलते रहेंगे। देखो, ये मानचित्र बनाया है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का आपके सामने हमने, ठीक है? कौन से महाद्वीप को बनाया है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का मानचित्र है ये आपके सामने। तो इस मानचित्र के माध्यम से हम समझेंगे और कुछ वो पॉइंट मैंने इसमें सजावट करी है बोर्ड पे आपके सामने, जो सजावट कई बार पूछी गई है। सजावट इन द सेंस ऑफ जो प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछे गए, बच्चे ऐसे आते हैं कई बार, है ना? प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछे गए, वही प्रश्नों को मैंने रखा है, लेकिन मानचित्र के माध्यम से समझते हैं, इजीली आपके दिमाग में जाएगा। तो विश्व का एक महाद्वीप है। टोटल कितने महाद्वीप है विश्व में? 7। तो 7 महाद्वीप में से हमने लिया है इस क्लास में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को। मानचित्र के माध्यम से कोशिश करेंगे, है ना, आपके साथ। तो आप जुड़ करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो पढ़ते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को। तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का क्या है, ये नक्शा बनाया है हमने आपको समझाने के लिए। ये पूरा नक्शा है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का, जो आप देख रहे होंगे, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है? तो इस तरीके से होता हुआ ये मैं आपको बता दूं, ऐसे बनाने की हमने कोशिश करी और आपको समझाएंगे इसमें पूरा। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का मानचित्र है, ठीक है? अब इसमें कितने देश हैं, कौन कौन से देश हैं और देशों की क्या विशेषता है अपनी, वो प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हेडिंग डालो आप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। सबसे पहले ये नोट कर लेना, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को क्या कहा जाता है? पक्षियों का महाद्वीप। सबसे पहले ये नोट कर लो, विश्व में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि विश्व की, ये पॉइंट नोट करके लिखना, मैं बता देता हूं आपको, विश्व की लगभग 40% से अधिक, अधिक के लिए प्लस का चिन्ह लगा देता हूं मैं, 40% से अधिक पक्षियों की प्रजातियां, पक्षियों की क्या भाई साहब? प्रजातियां कहां पाई जाती हैं? पक्षियों की प्रजातियां दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती हैं। अकेले में कितनी? 40% प्लस में पाई जाती हैं। 40% से अधिक भी हो सकती है, 50% तक लगभग दुनिया के एक ही महाद्वीप में पाई जाती हैं इतनी सारी पक्षियों की प्रजातियां। इस वजह से अध्ययन करने के आधार पर इस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप नाम दिया गया है विश्व में, ठीक है? तो पॉइंट भी नोटेड, सबसे पहले इस पॉइंट को नोट कर लेना। आपसे पूछा जाता है कई बार, विश्व का ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसे पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं? तो उत्तर क्या देंगे भाई साहब? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। एक उत्तर अमेरिका भी है, ये दोनों आपस में बहन भाई समझ लो या भाई भाई समझ लो। उत्तर वाले को ही पढ़ाएंगे, पहले दक्षिण वाला पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये हेडिंग में डाल लीजिए। अब देखिए, दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है, ये बेसिक पॉइंट है, मानचित्र के माध्यम से आप समझेंगे मेरे साथ। अब प्रश्न आ जाता है, और ये बहुत डिटेल में, जैसे बच्चों के लिए प्रश्न आ जाए तो वो घूम जाएंगे, जो पुलिस की तैयारी, एसआई की तैयारी है वो कर रहे हैं, लेकिन मानचित्र के माध्यम से पढ़ेंगे तो बिल्कुल नहीं घूमेंगे और पेपर को घुमा देंगे और उड़ा देंगे आप, ठीक है? प्रश्न आता है कि भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका से कौन से हिस्से से होकर के निकल रही है, आप कितने देशों से होकर के निकल रही है, प्रश्न पूछ लिया जाता है। हायर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। आप पुलिस की, एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो आप इतना बना लेना, और जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना आप लिख लेना, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है? कितने देशों से होकर के जा रही है, कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। यह पूछता है कि भूमध्य रेखा के अलावा और कौन सी रेखा जा रही है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से निकल करके। तो सिंपल है, ये देखो, समझो आप। अब यहां पर थोड़े से देशों के ये नाम लिखे तो इससे आपको दिखेगा नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं आपको बताने की। तो देखिए,
ये वाली जो रेखा है, ये वाली रेखा निकलते हुए जा रही है, बिल्कुल बीचों बीच से होकर के जा रही है, दक्षिण अमेरिका के बिल्कुल बीचों बीच से होकर के जा रही है, मध्य से होकर के जा रही है। इस रेखा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं इंग्लिश में। बिल्कुल दक्षिण अमेरिका के बीचों बीच से होकर के एक रेखा गुजर रही है, जहां सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय वन भी पाए जाते हैं, गर्मी जैसे मौसम भी रहता है और वर्षा भी प्राप्त होती रहती है। इस तरीके का मौसम रहता है इस रेखा के पास। तो कौन सी है जी? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इंग्लिश में, और हिंदी में बोलेंगे तो इसे क्या बोल सकते हैं? मकर रेखा। हिंदी में क्या बोलेंगे? मकर रेखा। आराम से लिखो, कोई दिक्कत हो तो पूछेगा, शक समस्या कहीं पे आ जाए। तो दक्षिण अमेरिका के बिल्कुल मध्य से होकर के कौन सी रेखा जा रही है? मकर रेखा। इस तरीके से आप बनाते चलना मेरे साथ, ठीक है, और इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा इसे। अब मकर रेखा जा रही है साहब मध्य से होकर के, और यहां से प्रश्न पूछता है एग्जामिनर, यहीं से प्रश्न पूछा गया है कि ये बताइए मकर रेखा कितने देशों से होकर के निकल रही है? ऐसे कितने देश हैं जो मकर रेखा को स्पर्श करते हैं, या मकर रेखा उन देशों को स्पर्श करते हुए निकल रही है? देशों की संख्या कई बार आपसे पूछी जाती है, और देशों में ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं। आप डिटेल में पढ़िए, विस्तार से पढ़िए, जो क्वेश्चन आ जाए उसे उड़ा दीजिए फटाफट से और आगे बढ़ जाइए, लेकिन पढ़ना डिटेल में विस्तार से। गलत तो नहीं कह रहे सर? ठीक है। तो प्रश्न क्या हमारा? मकर रेखा वाले देशों को पता करना है। तो मकर रेखा वाले देशों को हम पता कर लेते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे देश भी आपके सामने लिखे, लेकिन यह मानचित्र में आपको कई बार एरो लग रहे होंगे, अभी आते हैं, इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, आप चिंता ना करो, पूरा खोलेंगे इसे। तो उससे पहले ये देश देख लो मकर रेखा वाले, इस तरफ मैंने लिखे हैं आपको नोट्स बनाने के लिए। तो ये मकर रेखा हो गई। तो एक कौन सा देश है? ब्राजील, और ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। दूसरा कौन सा देश है? पराग्वे। एक ये वाला देश हो गया, दूसरा पराग्वे, और इसकी राजधानी अंसियन, अंसिसियन है या अंसियन करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। तीसरा देश कौन सा है? चिली, चिली की राजधानी है सैंटियागो। चौथा देश है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, जो कि पुलिस के पेपर में कई बार पूछी गई है। तो देशों की संख्या कितनी होगी जो मकर रेखा निकलती है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से? तो देशों की संख्या कितनी होगी भाई साहब? 4। 4 ऐसे देश हैं जिनसे होकर के कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा गुजरती है, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। बात समझ में आई होगी, दिमाग में उतरी होगी, आप चिंता मत करो। इस तरीके का मानचित्र बना लेना, पेज को बिगाड़ना, कई बार बिगाड़ना, 5 बार बिगाड़ना तो याद हो जाएगा आपको, है ना। कैसा भी बना लेना, चाहे आपके मानचित्र को पोलियो हो जाए, चाहे कैंसर की बीमारी हो जाए, लेकिन मानचित्र अवश्य बनाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सपर्ट थोड़ी ना मानचित्र के हैं, हम चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीजें आनी चाहिए, वो एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। तो मकर रेखा बिल्कुल कहां होकर जा रही है? मध्य से होकर के जा रही है। तो कितने देशों से होकर के? ये 4, जिसमें देशों के नाम क्या हो गया? एक ब्राजील हो गया, देखो यहाँ पे ये वाला ब्राजील दर्शाया मैंने, ब्राजील हो गया। इसके अलावा पराग्वे देश हो गया, पराग्वे के अलावा चिली वाला देश हो गया, और चिली के अलावा अर्जेंटीना हो गया। ये अर्जेंटीना का हिस्सा है, ये वाला पूरा अर्जेंटीना है, ये इधर लिखा है मैंने, अर्जेंटीना भी पढ़ाएंगे आपको। एक प्रश्न ये क्लियर हो गया। दूसरा प्रश्न आता है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से और कौन सी रेखा गुजर रही है? तो इससे के उत्तर में होकर के कौन सी रेखा जाती है? भूमध्य रेखा। ये ऊपर मैंने लिखा हुआ है, देखो, ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री रेखा भी बोलते हैं। और भूमध्य क्यों बोलते हैं? ये भू का मतलब क्या हो गया? जमीन। भू का मतलब क्या हो गया? जमीन। और मध्य का मतलब क्या हो गया? बीच। तो जमीन के या जमीन के उस हिस्से से निकल रही है जो बिल्कुल बीच वाला हिस्सा है, ऐसे बोल सकते हैं। इस वजह से क्या नाम पड़ा? भूमध्य रेखा, या 0 डिग्री रेखा भी इसे पढ़ते हैं। क्या बोल सकते हैं? 0 डिग्री रेखा। तो भूमध्य रेखा इस तरीके से आई है, तो ब्राजील से होकर के भूमध्य रेखा भी जा रही है। तो एक प्रश्न यहां से ये बन गया कि दक्षिण अमेरिका का एक देश बताइए जो दोनों रेखाओं के मध्य में पड़ता है, दोनों रेखाओं से संबंधित है या दोनों रेखाओं से स्पर्श करती हैं। तो आंसर क्या आएगा? दक्षिण अमेरिका नहीं आएगा बेटा, मेरे राजकुमार, दक्षिण अमेरिका नहीं आएगा। एक देश, जिस एक देश से दोनों रेखाएं जा रही हैं या दोनों रेखाएं स्पर्श कर रही हैं, तो उत्तर क्या आएगा? ब्राजील। कौन से देश से? ब्राजील से। तो ब्राजील से ये भी जा रही है और ब्राजील से ये भी जा रही है, तो दोनों का आंसर ब्राजील में आ गया कि नहीं आ गया? तो देखिए सर, जैसे ये ब्राजील से आगे बढ़ती है तो गुआना से स्पर्श कर रही है ना, और गुआना के पास किससे? इक्वाडोर से स्पर्श कर रही है, और इक्वाडोर के अलावा इससे पेरू से भी थोड़ा बहुत। तो इसे क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? इक्वेटर बोलते हैं। भूमध्य रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? इक्वेटर, लिख लेना। और वैसे क्या बोलते हैं? 0 रेखा भी बोलते हैं, और अगला नाम क्या है इसका? भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, जो कि विश्व के बिल्कुल मध्य से होकर के ये रेखा निकलती है। ठीक है जी, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अब देशों की अगर बात करें तो देशों में देखो, आप इसको नोट्स बनाते चलिएगा, राजधानी भी लिख लीजिएगा।
अब लिख लेना भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा इक्वाडोर से होकर के निकल रही है। इक्वाडोर की राजधानी है क्वेटो। क्या राजधानी है? क्वेटो। ब्राजील से होकर के जाती है। ब्राजील की राजधानी तो आपको मैं बता ही चुका हूं, ब्राजीलिया। कुछ नहीं है राजधानी याद करने में, कोई ब्राजीलिया कर दिया है। जैसे आलिया भट्ट होती है तो यहाँ लिया कर दिया है पीछे, और कोई दिक्कत नहीं। कोलंबिया की राजधानी बोगाटो, और गोवाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन। इसकी राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन। तो कितने देश हो गए? 4। तो 4 ऐसे देश हो गए जो कौन सी रेखा से जाते हैं? माफ कीजिए, कौन सी रेखा से नहीं जाते, रेखा जाती है इन देशों से होकर के, जिसका नाम है भूमध्य रेखा। देश तो स्थित है अपनी यथा स्थिति पर, ठीक है। एक आध देश इसमें ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि ये मानचित्र की कारीगरी हमारी खुद की है, तो एक आध देश ऊपर नीचे भी हम हो सकते हैं। एग्जैक्ट कंडीशन वहां पे नहीं है, लेकिन ये आपके सामने आंकड़े बिल्कुल ठीक ठाक है। तो इन दोनों प्रश्नों को याद रखना। भूमध्य रेखा ऊपर के देशों से निकल के जा रही है और मकर रेखा मध्य के देशों से निकल करके जाती है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया, 2 पॉइंट आपके लिए, इन पॉइंटों को नोट करते चलना। अब देखो आगे बात करते हैं इसमें दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील। पॉइंट बना के लिख लेना। दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है, पूरा का पूरा ये महाद्वीप, इसकी सबसे बड़ी झील की बात करते हैं। सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल के आधार पर। तो दक्षिण अमेरिका की इस पूरे महाद्वीप की जो सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल के आधार पर, उस झील का नाम है मराकैबो झील है। कौन सी झील है? मराकैबो। नोट कर लेना और छाप लेना। और किसके लिए फेमस है? ये मैंने लिखा हुआ खनिज तेल के उत्पादन के लिए। इस झील के पास सबसे ज्यादा जो खोज की गई है वो काय की खोज की गई है? खनिज तेल के उत्पादन की। और दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है ये क्षेत्रफल के आधार पर। जैसे हम भारत में पढ़ते हैं ना, भारत की सबसे बड़ी झील बताइए, तो भारत की सबसे बड़ी झील 2-3 तरीके से पढ़ते हैं। मीठे पानी में पूछेंगे तो बूलर झील, खारे में पूछेंगे तो चिल्का झील, और नमक के हिसाब से पूछेंगे तो सामर झील। लेकिन हमारे यहाँ कोई खनिज तेल के हिसाब से नहीं पढ़ते हैं, है ना, क्योंकि किसी झील के पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं जो खनिज तेल का उत्पादन होता हो। लेकिन विश्व में है, यहाँ पर विश्व में दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है ये। दक्षिण अमेरिका के भीतर मराकैबो झील है, जो कि खनिज तेल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब आप कहेंगे कि देश भी बताओ गुरुजी, तो बिल्कुल देश बताएंगे। देश आपके सामने है। देश का नाम है सर, जो सबसे बड़ी झील है ये मैंने लिखा है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील, और देश का नाम है वेनेजुएला। कौन से देश में स्थित है? वेनेजुएला में स्थित है सबसे बड़ी झील है ये। कौन सी है सबसे बड़ी झील? वेनेजुएला में है मराकैबो झील, या मराकैबो झील। काय के लिए फेमस है? खनिज उत्पादन के लिए, ठीक है। अब इसी के साथ एक और पॉइंट पढ़ लो। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो वेनेजुएला की राजधानी है काराकस। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? काराकस। ये भी नोट कर लेना, राजधानी है याद आपको होनी चाहिए, ये कॉमन बात होती है। काराकस इसकी राजधानी है। अब आगे बात करते हैं विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। प्रश्न आता है कि विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल्स बताइए। वाटरफॉल्स देखो, नदी जब बह करके आती है किसी चट्टान से, किसी पर्वत पहाड़ से, जब नीचे गिरती है और नदी का पानी किसी पहाड़ से नीचे गिर रहा है और बहुत नीचाई में, गहराई में, डेप्थ में जा रहा है, उसी को जलप्रपात बोलते हैं, या उसी को झरना कहते हैं अपनी भाषा में। इंग्लिश में वाटरफॉल्स बोलते हैं, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा वाटरफॉल्स भी इसी महाद्वीप में। इसकी जो ऊंचाई है ना, जो पानी गिर रहा है नदी का, वो 979 मीटर हाइट से गिरता है पानी, बहुत हाइट से गिरता है ऊपर से नीचे, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात, ये सब माफ कीजिए बड़ा बोल रहा हूं मैं, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन से देश में? वेनेजुएला देश में स्थित है। नोट कर लेना, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला देश में, और जलप्रपात का नाम क्या है? एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात है, ब्रैकेट में लिख लेना। 979 मीटर से हाइट से गिरता है, लिखने की आवश्यकता नहीं है 979 मीटर, आप नाम लिख लेना एंजल जलप्रपात। अब इस जलप्रपात के लिए नदी कौन सी बनाती है इस जलप्रपात को? तो नदी भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है आपको समझाने के लिए। नदी का नाम लिख लेना ओरेनको नदी। कौन से जलप्रपात को बनाती है? एंजल जलप्रपात को, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। कौन से देश में? वेनेजुएला देश में। तो वेनेजुएला के 2 पॉइंट आपको याद रखने चाहिए और आने चाहिए, और प्रश्न पूछा जाता है सबसे ज्यादा, पूछा गया है। आप कभी परीक्षा पेपर उठा के देखेंगे तो कोई भी एग्जाम, बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा, वनडे एग्जाम का, एक विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, और दूसरा प्रश्न विश्व का सबसे बड़ा तेल का भंडार। मैंने झील पढ़ाई अभी आपको, झील का नाम है मराकैबो, और काय के लिए फेमस है? खनिज तेल के लिए। विश्व का सबसे बड़ा तेल का भंडार भी इसी झील के पास खोजा गया है, वेनेजुएला में। तो डायरेक्ट प्रश्न आता है विश्व का सबसे बड़ा तेल का भंडार बताइए कौन से देश में? तो उत्तर देंगे आप वेनेजुएला में। अगर ज्यादा और अंदर पूछेगा तो अंदर की कहानी ये है आपके सामने, कौन सी झील के पास खोजा गया है? तो मराकैबो झील के पास खोजा गया है, ठीक है। तो 2 पॉइंट आपको हमेशा याद रखने, एक जलप्रपात एंजल और एक झील मराकैबो, जो कि तेल के भंडार के लिए फेमस है। और वेनेजुएला की राजधानी हो गई आपकी काराकस, और बिल्कुल कहां पे स्थित है वेनेजुएला? उत्तर दिशा में स्थित है, ठीक है।
अब ये बात हो गई 2 बात। अब तीसरी प्रश्न पे आते हैं जो कि बहुत बेसिक पॉइंट है। जाए पुलिस का या एसआई का तैयार कर सकते हैं इस तरीके से, बाकी के और बड़ी से बड़ी परीक्षा होते हैं उस हिसाब से ऐसे ही पढ़ते हैं, मानचित्र बना के जब पढ़ना होता है समझना होता है तो हमें, ठीक है। अब देखिए दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला इसी महाद्वीप में, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला इसी महाद्वीप में। और ये पर्वत श्रृंखला मैंने ये देखो ये कलर आपको दिख रहे होंगे नीला और रेड, इस कलर से मैंने कोशिश करी है आपको बताने की। जब विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला इसी हिस्से से होकर के निकल रही है, ऐसे जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है ये पर्वत श्रृंखला है इस तरीके से, बिल्कुल इन देशों से होकर के यहां तक आ रही है लास्ट तक। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ये विश्व की और इसका नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला। इसे नोट कर लेना और रट लेना आप, नीचे नाम है आपके सामने एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो कि कितने किलोमीटर में फैली है, 7200 किलोमीटर में फैली है। जब विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है भाई साहब, 7200 किलोमीटर बहुत हो गया बेटा। अगर कश्मीर से श्रीनगर से तमिलनाडु कन्याकुमारी तक जाएंगे तो 4000 किलोमीटर है कुल। पैदल यात्रा करो चाहे ट्रक से करो चाहे बस से करो चाहे पैदल भाग जाओ, कच्चा बनाते कैसो दवा मन करे वैसे, तो कितने किलोमीटर पहुंचेंगे 4000। लेकिन ये कितनी है 7200, उससे 3000 एक्स्ट्रा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो एक पहाड़ी है एक पर्वत है वो कितना फैला है, कितना विस्तार है, बहुत विस्तार है उसका। लगा करके इन देशों से, कौन सा देश है कोलंबिया, दूसरा इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली के बाद नीचे ये थोड़ा सा हिस्सा अर्जेंटीना से भी लगा इसका। तो इतने देशों से ये पर्वत श्रृंखला लगी हुई है। कौन सी पर्वत श्रृंखला लगी है, एंडीज पर्वत श्रृंखला, नोट कर लेना। विश्व की सबसे लंबी, जो कि उत्तर से दक्षिण में फैली है। ये प्रश्न और पूछा गया सबसे ज्यादा कि भाई इसकी स्थिति और बता दो कहां से कहां फैली है। इसी वजह से मैं बता रहा हूं कि ये हिस्सा कौन सा हो गया उत्तर। अब उत्तर से इस तरीके से आ रही है तो उत्तर से कहां तक आ गई, नीचे दक्षिण तक। तो लिख लेना ये फैली हुई है आपकी उत्तर से दक्षिण में, ये भी लिख लेना। ये मानचित्र से पढ़ने का यही फायदा है। अगर आप किताब से कॉपी से रट रहे होंगे तो वहां लिख रही होगी कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एंडीज। अब कहां फैली है, अगर मानचित्र आपने देख लिया तो आप बता दोगे कहां से कहां फैली है, पूर्व से पश्चिम में फैली है या उत्तर से दक्षिण में। लेकिन हमारा हिमालय पर्वत जो भारत का है, भारत का हिमालय पर्वत किससे फैला है, पश्चिम से पूर्व में फैला है। ये अलग फैला है दुनिया के सब पर्वतों से बिल्कुल। और दुनिया की जितनी पर्वत श्रृंखलाएं वो सब उत्तर से दक्षिण में आती है। और हिमालय पर्वत जो हमारा नेपाल में, भूटान में, चीन में, तिब्बत में, भारत में, इन सारे देशों में कैसे फैला है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। ये अलग है, यूनिक है, इसको याद रखिएगा। तो ये पॉइंट समझ में आया आपके में, इसे भी नोट कर लेना, ठीक है जी। अब बात करते हैं अगला पॉइंट, घास के मैदान बहुत आते हैं यहां से। कौन से मैदान आते हैं, घास के मैदान। तो घास के मैदानों को रट लेना। ये देश है आपका अर्जेंटीना। कौन सा देश है, अर्जेंटीना। अब ये देखो अर्जेंटीना की सीमा यहां से नीचे से शुरू होता है, बिल्कुल दक्षिण से अर्जेंटीना, यहां से ये शुरू होकर के ये अर्जेंटीना यहां तक जाता है। कौन सी रेखा तक जा रहा है, मकर रेखा तक जा रहा है अर्जेंटीना, ठीक है। कौन सी रेखा तक जा रहा है, मकर रेखा तक जा रहा है ये अर्जेंटीना नामक देश। दूसरे मार्कर से बताऊं मैं आपको, अर्जेंटीना देश की ये सीमा है और ये पूरा का पूरा ये जो देश मैंने दर्शाया है ये सब अर्जेंटीना है इस महाद्वीप में, ठीक है। अब ये कौन सी रेखा है, मकर रेखा से स्पर्श करता है यहां से, और मकर रेखा से स्पर्श करके यहां तक दक्षिण तक है इसकी स्थिति अर्जेंटीना की। अब सबसे पहला प्रश्न है कि अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, तो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। और अर्जेंटीना कौन सी रेखा को स्पर्श करता है, तो अर्जेंटीना मैंने सबसे पहले बता दिया कौन सी रेखा को स्पर्श करता है, इस श्रेणी में होगा मकर रेखा। तो मकर रेखा जा रही है साहब अर्जेंटीना से होकर के। और ऐसे भी देख लो आप, ये मकर रेखा हमने बनाई है, ये स्पर्श कर रही है अर्जेंटीना को, यहां तक सीमा है अर्जेंटीना की, ठीक है जी। अब देखो प्रश्न आता है, बालकों सुनो, इधर देखो तुम, नॉलेज देखे करो बेटा और बाद में देख ले करो। तो अर्जेंटीना की स्थिति है यहां से लेकर के यहां तक। इसके अलावा प्रश्न आता है, कई बार पुलिस के पेपरों में पूछा है, एसआई के पेपरों में पूछा है और तमाम पेपरों में पूछा है कि विश्व प्रसिद्ध पंपास घास के मैदान, घास के मैदानों को रट लेना। विश्व प्रसिद्ध पंपास घास के मैदान पूरे महाद्वीप में कहां पाए जाते हैं, देश के ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, देशों के ऑप्शन दे देगा, वेनेजुएला दे देगा, अमेरिका दे देगा, एशिया दे देगा, मतलब ऐसे अलग अलग देश देना है। तो विश्व प्रसिद्ध पंपास घास के मैदान कौन से देश में है, पंपास घास के मैदान, ये मैंने लिखे हैं आपके लिए। और ये कौन से देश में स्थित है, अर्जेंटीना में। अच्छा अर्जेंटीना में तो स्थित है और हर बार ऑप्शन भी अर्जेंटीना आएगा आपके लिए, लेकिन कभी अर्जेंटीना नहीं आए और ऑप्शन दूसरा दे दे तो क्या उत्तर लगाएंगे आप, कि पंपास घास के मैदान बताइए अर्जेंटीना के अलावा कौन से देश में स्थित है। तो बेटा आंसर क्या लगाएंगे, अर्जेंटीना के बगल में कौन सा देश है ऊपर, कौन सा देश है ऊपर, उरुग्वे। तो अर्जेंटीना नहीं आएगा तो उत्तर क्या लगाएंगे, उरुग्वे लगा देंगे।
अर्जेंटीना और उरुग्वे दोनों ही देशों में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? पंपास घास के मैदान। अब आप समझो थोड़ा सा पंपास घास के मैदानों को और अंदर लिख लेना। पंपास घास के मैदान काय के लिए फेमस है? दूध के उत्पादन के लिए। पंपास घास के मैदान काय के लिए फेमस है? गेहूं के उत्पादन के लिए। गेहूं और दूध के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे गुरुजी, घास तो घास में तो घास होनी चाहिए, दूध कहां से आएगा? तो दूध ऐसे आ गया, ये घास के मैदान नाम है हमारी ज्योग्राफी में, विश्व भूगोल में, लेकिन यहाँ पर इन घास के मैदानों में बहुत बड़े पैमाने पर लोग निवास करते हैं और लोग जो अपना पेशा है, जैसे किसी का व्यवसाय है पशुपालन का, तो वो पशुपालन करते हैं और पशुपालन कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है दूध का उत्पादन तो हो ही रखा होगा वहां पे। और इन घास के मैदानों में खेती होती है बहुत बड़े पैमाने पर। तो पंपास घास के मैदानों में जो खेती होती है वो काय की होती है? गेहूं की सबसे ज्यादा खेती। इस वजह से हम कहते हैं कि पंपास घास के मैदान काय के लिए प्रसिद्ध हैं? गेहूं के उत्पादन के लिए, क्योंकि वहां जो गेहूं के उत्पादन करने वाले लोग हैं वो पशुपालन भी करते हैं, तो पशुपालन करते हैं तो दूध का उत्पादन होता है, इस वजह से दूध के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। दूध एवं गेहूं के लिए कौन से मैदान जाने जाते हैं? पंपास के मैदान जाने जाते हैं, जो कि अर्जेंटीना में सबसे ज्यादा विस्तार है। और अर्जेंटीना में बात करें तो अटलांटिक महासागर से लेकर के कहां तक, किससे लगे हुए? एंडीज पर्वत श्रृंखला तक लगे हुए हैं। अटलांटिक महासागर, ये दक्षिण अटलांटिक महासागर ये सीमा बनाता है अर्जेंटीना से यहाँ पर, तो यहां से लेकर के पीछे ये एंडीज पर्वत श्रृंखला तक लगे हैं। अगर डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में खैर आपके लिए प्रश्न नहीं आना है, आप इतना याद रख लेना, ये भी नहीं आना है, आना तो बस इतना है कि पंपास बताइए भारत विश्व के कौन से देश में, तो पंपास है अर्जेंटीना में। अब आपसे पूछा जाए कि भाई अर्जेंटीना की स्थिति और बता दो हमें। यदि मानचित्र से हम पढ़ रहे हैं तो फायदा यह है मानचित्र का कि ये पूरा महाद्वीप है आपके सामने। पेपर वाले ने पूछा कि वेनेजुएला एक देश है जिसकी राजधानी काराकस है, दक्षिण अमेरिका के कौन से हिस्से में स्थित है, बस हिस्सा पूछ रहा है आपसे। अब आपने रट लिया किसी किताब से, आपने मानचित्र कभी कोशिश नहीं करी देखने की, तो आप गलती करके आओगे, 100% संभावना रहेगी, क्योंकि आपको दिशा नहीं पता होगी, आप फिर तुक्का लगा रहे होंगे। ठीक है, यदि मानचित्र से पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि वेनेजुएला ऊपर लिखा है मानचित्र में, तो ऊपर का मतलब कौन सी दिशा है? वेनेजुएला की उत्तर में है। और आपको पता है कि गुरुजी बार बार कह रहे हैं कि भैया अर्जेंटीना की स्थिति ये बता रहा हूं मैं, तो अर्जेंटीना कहां पे आ गया? दक्षिण में आ गया, सिंपल सी बात है। आप मानचित्र से ये फायदा होगा, ये दिमाग में चीजें जाती हैं, पूरा मानचित्र दिमाग में उतर जाता है ना पढ़ने का। तो अर्जेंटीना में कौन से घास के मैदान हो गए? पंपास घास के मैदान, जो कि काय के लिए फेमस है? दूध एवं गेहूं के उत्पादन के लिए फेमस है। और इनको कैसा बोला जाता है? चौड़ा वृक्ष रहित। वृक्ष रहित, जो वृक्ष होता है ना, जिस तरीके से वृक्ष पे पत्ते आते हैं उस तरीके के नहीं होते हैं ये घास के मैदान, वृक्ष रहित होते हैं। सहित का मतलब हो गया वृक्ष सहित, और रहित का मतलब बिना वृक्ष के, है ना। जिस तरीके से वृक्ष होता है, पेड़ होता है, उस तरीके के नहीं होते हैं ये, है ना। तो वृक्ष रहित भी बोलते हैं घास के मैदानों को। तो याद करिएगा अर्जेंटीना इसके लिए, और इसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स, जो कि विश्व की सबसे बड़ी गौ मांस की मंडी के लिए भी जाना जाता है देश। ये अगला पॉइंट हमने इधर लिखा है आपको, विश्व की सबसे बड़ी गौ मांस की मंडी के लिए कौन सा देश जाना जाता है? अर्जेंटीना। ये सबसे बड़ी गाय मांस की मंडी है यहाँ पे अर्जेंटीना में, इस पॉइंट को भी नोट कर लेना आप। अब आ जाते हैं कुछ और घास के मैदानों पे ब्राजील में। ये वाला हिस्सा है ब्राजील का, ये पूरा का पूरा देश कौन सा है? ब्राजील। और ब्राजील कहां से शुरू होता है? ये वाला, ये पूरा ब्राजील है भाई साहब, तमाम देशों से लगा है इसकी सीमा, ये पूरा इस तरीके से ये ब्राजील है। ठीक है, ब्राजील की अगर बात करें तो इक्वाडोर और पेरू को छोड़ करके, दो देशों को छोड़ करके, इक्वाडोर और पेरू को छोड़ करके सभी देशों से सीमा बना रहा है ये, इसमें सारे देशों से सीमा बनाता है। एक इक्वाडोर छोड़ दिया उन्हें यहाँ पे, और एक पेरू छोड़ दिया। पेरू से भी स्पर्श नहीं करता है मेरे ख्याल से, पेरू से, इक्वाडोर से और पेरू से, आई थिंक हो सकता है कि पेरू से इसकी सीमा लगी हो। ठीक है, हाँ पेरू से तो सीमा लगी है, लेकिन इक्वाडोर से सीमा नहीं लगी है। इक्वाडोर और कोलंबिया, इन देशों से नहीं लगा है, कोलंबिया से भी नहीं लगा, इक्वाडोर से नहीं लगा। अब देखो आगे, अब प्रश्न पूछा जाता है ब्राजील के घास के मैदानों को लेकर के, कि भाई ब्राजील के घास के मैदान बता दो हमें। तो याद रखना, आप देखिए ब्राजील में घास के मैदान बहुत फेमस है जिसका नाम है सेल्वास। कभी प्रश्न पेपर में देख लें आप, सेल्वास घास के मैदान कौन से देश के हैं? ब्राजील के स्थित है। और कौन से बोल सकते हैं? अमेजन बेसन में स्थित है, जो अमेजन के जंगल हैं वहां पे ये स्थित है। ठीक है, और कैसे बोल सकते हैं इनको? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान बोलते हैं। कैसे घास के मैदान? उष्णकटिबंधीय। अब ये प्रश्न कैसे बन गया? क्योंकि रेखा कौन सी जा रही है? बिल्कुल सेल्वास के घास के मैदानों से होकर के भूमध्य रेखा। तो जहां दुनिया में भूमध्य रेखा होकर के जा रही है वहां गर्मी ज्यादा रहती है, कारण कि वहां भूमध्य रेखा की वजह से बार बार बारिश होती है। जैसे 1 घंटे में बारिश हो गई, फिर रुक गई, फिर दोबारा बारिश हो गई, तो बारिश होगी तो लगातार बहुत बड़े जंगल है यहाँ पे अमेजन बेसन के,
तो जंगल से उससे क्या निकलती है, उमस निकलती है, तो उमस की वजह से क्या रहती है, हमेशा गर्मी रहती है सबसे ज्यादा, तो गर्मी रहती है, तो इसी वजह से गर्मी वाले क्षेत्रों को क्या बोल देते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, सेलवास, या इसी को कैसे पढ़ सकते हैं हम, अमेजन बेसन में भी पाए जाते हैं। और अमेजन के जंगल दुनिया के सबसे बड़े घने जंगल हैं, ये भी मैं बता रहा हूं अभी आपको। तो याद रखना सेलवास के घास के मैदान ब्राजील में स्थित हैं, लेकिन ये कहां पे स्थित हैं, ब्राजील के, अगर दिशा पूछ ले तो आपसे, ब्राजील के उत्तर में। जैसे किसी भी देश की 4 दिशा होती है, जैसे हमारा भारत है, उत्तर में क्या है, भारत के श्रीनगर कश्मीर है, और दक्षिण में क्या है, कन्याकुमारी, और पूर्व में क्या है, अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिम में क्या है, गुजरात। ऐसे ब्राजील के उत्तर में ये वाले घास के मैदान, कौन से वाले, सेलवास। अब पूछता है कि ब्राजील के दक्षिण में बताओ घास के मैदान कौन से हैं, ब्राजील के दक्षिण में मतलब नीचे बता दो, जैसे हमारा भारत का तमिलनाडु, तो दक्षिण में ये वाला हिस्सा दक्षिण में आ गया ब्राजील का, ये उत्तर में ऊपर वाला पूरा हिस्सा ये दक्षिण में, तो दक्षिण में भी ये घास के मैदान पाए जाते हैं ब्राजील में, जिनका नाम है कंपास, और ये पाए जाते हैं दक्षिणी ब्राजील में, ठीक है। और ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश भी है, ये भी नोट कर लेना, ये तो कॉमन प्रश्न है जो कि पूछे ही जाते हैं हमेशा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ब्राजील है, सबसे बड़ा देश है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है, होगा ही भैया, तुम देख रहे हैं इतने बड़े इलाके में फैला है, ये आपको मानचित्र से कम दिख रहा होगा, बहुत देशों से सीमा बनाता है, ये सबसे बड़ा देश है ब्राजील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। और सबसे छोटा देश भी लिखा है हमने आपके लिए ढूंढ के, जिसका नाम है सूरीनाम, ये सबसे छोटा देश है इसी महाद्वीप का, तो बड़ा और छोटा भी लिख लेना, ठीक है। तो 2 प्रकार के घास के मैदान कौन से देश में पाए जाएंगे, ब्राजील में पाए जाते हैं, एक का नाम सेलवास जो कि उत्तर में है उष्ण कटिबंधीय, और एक का नाम कंपास जो कि ब्राजील के दक्षिण में पाए जाते हैं, और पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो एक द्वीप है, इस द्वीप का नाम है फॉकलैंड द्वीप, क्या नाम है इसका, फॉकलैंड द्वीप, है कहां पे, ये अर्जेंटीना के पास सीमा बनाता है, लगा है अर्जेंटीना से, बिल्कुल अर्जेंटीना के पास, कौन से सागर में, सागर का उत्तर आपसे पूछा जाएगा तो कौन से सागर में उत्तर देंगे, दक्षिण अटलांटिक महासागर की स्थिति लगती है इस पूरे हिस्से से, जो अर्जेंटीना के पास जो हिस्सा है दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। इस द्वीप का नाम है फॉकलैंड, आइसलैंड बोल सकते हैं इंग्लिश में, या द्वीप बोल सकते हैं हिंदी में, लेकिन अर्जेंटीना के पास तो स्थित है, लेकिन इस पर राजनीतिक जो कब्जा है, माफ कीजिए कब्जा शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, राजनीतिक जो अधिकार है, पॉलिटिकल जो सिस्टम है, यहाँ की जो सरकार चलती है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो कौन से देश के रहते हैं, यहाँ पे लोग वो मानते हैं, यहाँ पे ये यूके लिखा है मैंने शॉर्ट में, यूके, तो इंग्लैंड के अंतर्गत आता है ये द्वीप। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। फॉकलैंड द्वीप अर्जेंटीना के पास स्थित है, दक्षिण अटलांटिक महासागर में है, जो कि द्वीप कहाँ होते हैं, पानी के बीच में ही होते हैं, जैसे हमारा अंडमान निकोबार कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में, और लक्षद्वीप कहाँ है भारत का, लक्षद्वीप है आपका अरब सागर में, ऐसे ये वाला द्वीप कहाँ है आपका, दक्षिण अटलांटिक महासागर में, लेकिन है अर्जेंटीना के पास। और कौन से देश का अधिकार है इसके पास, यूके का। तो अधिकार किसके क्षेत्र में आता है, ये लिख लेना, इंग्लैंड के क्षेत्र में आता है भाई साहब, इंग्लैंड का काफी वर्षों से इस पे अधिकार है, तो ये पॉइंट लिख लेना फॉकलैंड द्वीप के विषय में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट देख लो, अमेजन के बारे में बात कर लेते हैं। विश्व की सबसे बड़ी एक नदी बहती है, जो कि सबसे ज्यादा ब्राजील में ही बहती है, विश्व की सबसे बड़ी नदी, बड़ी समझना, बड़ी का मतलब क्षेत्रफल के आधार पर बड़ी है, अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी, मतलब उसकी चौड़ाई इतनी है कि दुनिया की किसी नदी की चौड़ाई नहीं है, इतना पानी बहता है उसमें, मतलब आप एक पार पे खड़े होकर के देखोगे तो दूसरा हिस्सा दिखना नहीं है, समुद्र जैसा ही लगेगा, इस तरीके की नदी है। ऐसी फीलिंग आपको कब आएगी, आप आसाम जाइएगा कभी, और आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी के दर्शन कीजिएगा, और ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कामाख्या मंदिर है, उनके भी दर्शन कीजिएगा, तब आप एक तट से अगर ब्रह्मपुत्र नदी को निहारेंगे, आप देखेंगे अपने चक्षुओं से, आंखों से, नेत्रों से, तो दूसरा हिस्सा आपको देखेगा नहीं, समुद्र जैसा हिस्सा लगता है वहां पे, इतनी चौड़ाई में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है आसाम के अंदर। इसी तरीके से दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है, अपवाह की दृष्टि से, शब्द लिखना, अपवाह मतलब बहने की दृष्टि से, जो पानी बह रहा है इसे अपवाह पढ़ते हैं, तो वो नदी कौन सी है, अमेजन नदी, दुनिया की सबसे चौड़ी नदी, यह सबसे बड़ी नदी भी। अब अमेजन नदी निकलती कहां से है, ये पॉइंट नोट कर लेना, यही प्रश्न पूछा जाता है, ये लिखा है हमने समझाने के लिए, अमेजन नदी, अब ये कहां से निकल रही है, इधर देखो, ये कौन सा देश है, ये कौन सा देश है, ये देश आ गया आपका पेरू, तो पेरू से निकलती है अमेजन नदी। कौन से देश से निकलती है, पेरू से निकल करके, वैसे इधर मैंने समझाया है, इधर नहीं बह रही है, जे पेरू से निकल करके इधर ही बहती है ब्राजील के जंगलों में, और ब्राजील के जंगलों का नाम है अमेजन बेसिन। तो दुनिया की सबसे चौड़ी नदी, आंसर लिख लेना, अमेजन नदी, जो कि कहां से उत्पत्ति होती है,
पेरू नामक देश से उत्पत्ति होती है। पेरू और बोलीविया दोनों सीमा बनाते हैं आपस में। पेरू के नीचे कौन सा देश है? बोलीविया। अभी पढ़ाएंगे। तो अमेजन नदी को लिख लेना। और सबसे ज्यादा कहां पे बहती है? ब्राजील के जंगलों में। कुछ पॉइंट देख लो आप। अमेजन के जो वन है उनको क्या बोलते हैं? वर्षा वन भी बोलते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है कई बार। विश्व में वर्षा वन कहां पे स्थित हैं? तो आप उत्तर लगाइए अमेजन के वनों को कहते हैं। अमेजन वन कहां पे स्थित हैं? तो उत्तर लगाइए ब्राजील में स्थित है। ठीक है। अगला पॉइंट, विश्व के फेफड़े। कौन से वनों को कहा जाता है विश्व का फेफड़ा? तो विश्व का फेफड़ा इन्हीं को कहा जाता है, अमेजन के वनों को विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। प्रश्न आता है कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी, मैंने यहां दूसरी सबसे लंबी लिखा है, बिल्कुल सही भी लिखा है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी आ जाए तो उत्तर क्या देंगे आप? अमेजन नदी। दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन। लेकिन विश्व की सबसे चौड़ी नदी अपवाह की दृष्टि से, तो उत्तर भी अमेजन आना है। विश्व के सबसे ज्यादा घने वन, विश्व के सबसे ज्यादा घने वन, इतने घने वन कि सूर्य की रोशनी नहीं आती है नीचे तक। इतने ज्यादा घने पेड़ हैं और वृक्ष हैं और वन है वहां पे। तो उत्तर आना है अमेजन के। सबसे ज्यादा घने वन है अमेजन के जंगल, जो कि ब्राजील में स्थित है। ठीक है। और यहीं पे बहती है, इसी हिस्से से होकर के बहती है अमेजन नदी। नदी का भी नाम जंगलों की वजह से वहां पे पड़ा है, या जंगलों का नाम अमेजन नदी की वजह से पड़ा है। आपस में पढ़ सकते हैं इस तरीके से। दोनों ही तथ्य दे रखे हैं किताबों में। ठीक है। क्योंकि नदी भी लाखों साल पहले से बह रही है भारत में, और जंगलों का, वनस्पति का भी विस्तार अगर बात करेंगे तो करोड़ों वर्षों से पृथ्वी पे है ना। तो एक दूसरे से नाम पड़े हुए हैं वहां पे। तो अमेजन नदी को लिख लेना, यहां से निकलती है। अब बात करते हैं एक झील की, जो दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर झील है। जैसे हमारे भारत में एक ऊंचाई की झील है सबसे ऊंची। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई भारत की सबसे ऊंची झील बताओ कौन सी है, अब सबसे ऊंची झील जैसे प्रश्न आएगा तो हम सोचेंगे, मानचित्र पर हमारी निगाह जाएगी। निगाह जाने के लिए तो हर जगह तो मानचित्र होगा नहीं, लेकिन दिमाग में कैलकुलेशन कर सकते हैं हम। सबसे ऊंचाई पे जाएंगे, कश्मीर में जाएंगे, हम उत्तराखंड में जाएंगे, सिक्किम में जाएंगे, ऐसे राज्यों को देखेंगे कि सबसे ज्यादा ऊंचाई की बात कर रहे हैं तो वहां पे हो सकती है, पहाड़ों के बीच में हो सकती है। तो भारत की सबसे ऊंची झील है चोलामू झील, ये स्थित है सिक्किम में। और यहाँ से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है तीस्ता नदी। और तीस्ता नदी यहाँ से निकल करके आसाम के पास में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो सबसे ज्यादा हाइट की कौन सी हो गई? चोलामू झील। अब बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची झील है, अथवा विश्व की सबसे ऊंची झील है। ये विश्व की सबसे ऊंची ऐसी झील है कि इसमें नावें चलती हैं। चोलामू झील में नाव नहीं चलती है हमारे यहाँ, वो तो भैया बर्फ है, वहां पर माइनस में तापमान रहता है। वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम तीस्ता है। अब जो दो देश बता रहा था मैं आपको, एक पेरू और दूसरा कौन सा देश है? बोलीविया। ये दोनों ऊपर नीचे हैं एंडीज पर्वत श्रृंखला पर। ये सब एंडीज पर्वत श्रृंखला पे स्थित हैं, ये सब देश है ना। कौन कौन से? कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया और चिली, और अर्जेंटीना की सीमा लगी है। ये सब एंडीज पर्वत श्रृंखला के देश हैं, सब के सब। ठीक है। तो बोलीविया और पेरू की सीमा पर एक झील है, और झील का नाम है टिटिकाका झील। मैंने लिखा है, देखो ये पॉइंट लिखा है मैंने। विश्व की सबसे ऊंची झील कैसी है? नौकायन, मतलब जिसमें नावें चलती हैं। नौकायन का मतलब नाव। एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं, खूब सवारी करते हैं, डुबकी लगा लेते बीच बीच में नौका। अब ये पता नहीं डुबकी लगाते ही होंगे वैसे तो झील का नाम क्या है? टिटिकाका झील, टिटिकाका। अब एक तरफ है इसके पेरू और दूसरी तरफ है झील के बोलीविया। बोलीविया वाले कहां चले जाते हैं? पेरू, और पेरू वाले इधर आ जाते हैं, इधर वाले इधर आते हैं, इधर वाले इधर आते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं, मौज लेते रहते हैं। कौन कौन से देश के? पेरू के और बोलीविया के। पेरू की राजधानी है लीमा, कैपिटल याद रखनी है आपको। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। और बोलीविया की राजधानी है लापाज, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी भी है। ये पॉइंट तो बहुत पढ़ा देंगे इसमें, तो मैंने थोड़ा मानचित्र को समझाने के। देखो, पेरू की राजधानी लिख लेना लीमा, और बोलीविया की राजधानी लिख लेना लापाज। और लापाज के साथ में लिख लेना विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। इससे ज्यादा ऊंची हाइट पे कोई राजधानी नहीं है दुनिया की। है तो एंडीज पर्वत श्रृंखला पे, लेकिन इसकी हाइट ज्यादा है दुनिया की और सभी राजधानियों से। ठीक है। दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली तो हमारी समतल मैदानों में, कोई पहाड़ पे तो उतना है, लेकिन ये पहाड़ी क्षेत्र में राजधानी है। और कौन से पहाड़ी क्षेत्र में? एंडीज पर्वत श्रृंखला वाले में। तो इन दोनों देशों की सीमा पर है कौन सी झील? झील का नाम है टिटिकाका झील, पेरू और बोलीविया। तो आपस में एक दूसरे देशों में झील के माध्यम से, नावों के माध्यम से लोग आते जाते रहते हैं। ठीक है। अब ब्राजील के बारे में कुछ और एक पॉइंट यहां पे लिखे। विश्व में सबसे ज्यादा गन्ना की खेती कहां होती है? विश्व में सबसे ज्यादा गन्ना की खेती यहीं पे होती है, ब्राजील में। नोट कर लेना, विश्व में सबसे ज्यादा गन्ना की खेती ब्राजील में। अगला पॉइंट भी लिखा है हमने, विश्व में दूसरे स्थान पे आ गया है, वैसे पहले स्थान पे था चीनी उत्पादन में।
तो दूसरे स्थान पे कौन आ गया? ब्राजील। चीनी का उत्पादन दुनिया में दूसरे स्थान पे कौन सा देश कर रहा है? ब्राजील। लेकिन कुछ समय पहले तक पहले स्थान पे था, अभी हमारा देश आ गया है, भारत आ गया पहले स्थान पे। विश्व में कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन, तो विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी का भी उत्पादन कौन से देश में होता है? ब्राजील में। इसका एक बंदरगाह बहुत फेमस है, उसका नाम भी कॉफी बंदरगाह रख दिया है ब्राजील वालों ने। क्यों रख दिया है? देखो मैं तो थोड़ा सा लिख के बता देता हूं। बंदरगाह का नाम है सेंटोस बंदरगाह, और इस बंदरगाह को क्या नाम बोल देते हैं वहां पे? कॉफी बंदरगाह। क्योंकि सबसे ज्यादा क्या होता है, इसी बंदरगाह से कॉफी को दूसरे देशों में भेजता है, ये देश दूसरे देशों में व्यापार करता है। कौन से बंदरगाह से? सेंटोस से। तो इसे क्या बोल देते हैं ब्राजील में? कॉफी बंदरगाह बोल देते हैं। ब्राजील का एक शहर है, वहां पे सबसे बड़ी मंडी है कॉफी की, जिसका नाम है साओ पालो। साओ पालो इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ ब्राजील इन द रिलेटेड ऑफ कॉफी। इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं इधर लिख के बता देता हूं आपको, साओ पालो, ये शहर और लिख लेना आप, कहां पे स्थित है? ब्राजील में। और किसके लिए जाना जाता है? कॉफी की मंडी के लिए। कॉफी की सबसे बड़ी मंडी इस शहर में स्थित है, जिसका नाम साओ पालो है, ठीक है। नोट कर लेना भाई साहब। अब ये एक देश हो गया ऊपर फ्रेंच गुआना छोटा सा, इसके ऊपर है सूरीनाम, ये सबसे छोटा देश है। वेनेजुएला उत्तर में स्थित है, ये मैंने आपको बता दिया। अब और घास के मैदान पढ़ो भाई, अभी तो जानते पेपर में, देखो घास के मैदान खत्म ना रहे भाई। लानोस घास के मैदान बहुत प्रसिद्ध है, पेपर में प्रश्न आता है लानोस घास के मैदान बताइए कौन से देश में स्थित है या कौन से महाद्वीप में स्थित है। तो लानोस घास के मैदान वेनेजुएला में स्थित है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा वेनेजुएला में स्थित है। ये वेनेजुएला की स्थिति है भाई साहब पूरी की पूरी, ये वेनेजुएला देश है। तो इसी में ये वेनेजुएला और इसी में ये घास के मैदान, जिसका नाम है लानोस घास के मैदान। तो अभी तक कितने घास के मैदान पढ़ लिए हमने? 3 घास के मैदान, और तीनों मुल्क बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीनों में अर्जेंटीना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अर्जेंटीना से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो लानोस भी याद रखिएगा, वेनेजुएला में घास के मैदान स्थित है। ये झील मैंने आपको बता दी। अब देखो एक पॉइंट है, ये देश दिख रहा है आपको कौन सा है? चिली। चिली कहां पे स्थित है? चिली स्थित है एंडीज पर्वत श्रृंखला के पास में, ये एंडीज पर्वत श्रृंखला जा रही है चिली से होकर के, बिल्कुल ठीक है। तो चिली स्थित है बिल्कुल दक्षिण अमेरिका की अगर बात करेंगे दिशा के हिसाब से तो बिल्कुल वेस्ट में, पश्चिम में स्थित है ये वाला देश। कहां पे स्थित है? पश्चिम में, और ये पूर्व में है इस साइड के। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला पे स्थित है। चिली की राजधानी क्या है? राजधानी लिखिएगा सैंटियागो। चिली की राजधानी सैंटियागो लिख लेना। अब देखो चिली के बारे में प्रश्न आता है, विश्व का सबसे शुष्क स्थान, सबसे शुष्क है, जो दुनिया का सबसे सूखा क्षेत्र घोषित किया हुआ है वैज्ञानिकों ने अध्ययन करके, जो इस विषय में अध्ययन करते हैं जो लोग। सबसे शुष्क स्थान या सूखा हुआ स्थान, इस जगह का नाम है एरिका। ये दुनिया की सबसे सूखी जगह, जहां पानी ना पड़ो भैया 20 इंच साल थे, 20 इंच साल थे जहां पानी ना पड़ो, तो जावे थे जी इसे क्या कर दिया? सूखा हुआ घोषित कर दिया गया है। किसी भी क्षेत्र में अगर बात करें, किसी भी इलाके में या किसी भी देश में 15 वर्षों से अगर कहीं वर्षा नहीं हो रही तो उसे रेगिस्तान घोषित कर दिया जाता है। 15 सालों से अगर वहां पे वर्षा नहीं हो पाई है, लेकिन यहाँ 15 से ज्यादा 20 साल से वर्षा नहीं हो पाई है, तो ये दुनिया का सबसे सूखा स्थान घोषित कर दिया है, जिस जगह का नाम है एरिका। अब ये एरिका नामक जगह कहां पड़ती है? तो एरिका नामक जगह पड़ती है चिली में। अब चिली में कहां पे पड़ती है? तो चिली में पड़ती है ये अटाकामा रेगिस्तान है, बहुत प्रसिद्ध रेगिस्तान है। अटाकामा रेगिस्तान कौन से देश में? चिली में स्थित है, बहुत प्रसिद्ध रेगिस्तान है, इसी में स्थित है ये वाली जगह। कौन सी? एरिका। और अटाकामा रेगिस्तान को क्या बोलते हैं? खनिजों का भंडार बोलते हैं। अटाकामा रेगिस्तान को पढ़ सकते हैं खनिजों का भंडार, लेकिन इसके अलावा खनिजों का भंडार मैं बताता हूं कौन से को और बोलते हैं। यहां थोड़ा गलत हो जाएगा, खनिजों का भंडार में सही उत्तर लिखना आप पेंटागोनिया का पठार। पेंटागोनिया का पठार लिख लेना, ये सही जवाब होगा खनिजों के भंडार में। पेंटागोनिया का पठार खनिजों का भंडार कहा जाता है, इसे नोट कर लेना आप, ठीक है। हालांकि अटाकामा रेगिस्तान में भी पाए जाते हैं बहुत सारी, जैसे नाइट्रेट का भंडार सबसे ज्यादा अटाकामा रेगिस्तान में पाया जाता है, नाइट्रेट का भंडार। लेकिन बहुत सारे खनिज कहां पाए जाते हैं? पेंटागोनिया के पठार में। और पेंटागोनिया का पठार कहां पे? आप पूछोगे भाई गुरुजी उत्तर भी तो बताओ, तो पेंटागोनिया का पठार है अर्जेंटीना में, इस वाले देश में पड़ता है पेंटागोनिया का पठार, अर्जेंटीना में। बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं यहाँ पे, तो खनिजों का भंडार इस वजह से इसे बोलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लेना। अब इसके अलावा ये साओ पालो आपने लिख ही लिया, इसे नोट कर लीजिएगा। रेखा मैंने आपको बता दी, चिली की राजधानी सैंटियागो। अब बात करते हैं दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है जहां पे एक
हाइट के हिसाब से पहाड़ों पर स्थित है, एंडीज पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा क्या है भाई साहब? ज्वालामुखी। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी इस वाले देश में, कौन से देश में? इक्वाडोर में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित है। अब इक्वाडोर में क्या नाम है ज्वालामुखी का? तो ज्वालामुखी का नाम नोट करना, ये आपके सामने प्रश्न भी लिखा है हमने। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है कोटापेक्सी। नाम लिख लेना ज्वालामुखी का नाम कोटापेक्सी, जो कि कौन से देश में? इक्वाडोर में। और इक्वाडोर की राजधानी क्या है? क्वेटो। इक्वाडोर की राजधानी है आपकी क्वेटो। कोटापेक्सी सबसे हाइट पे स्थित है। हाइट का मतलब क्या है? एंडीज पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, क्योंकि ऊपर से उत्तर से दक्षिण में ये एंडीज पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। एंडीज पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। अब इसमें जो हम कोशिश कर रहे थे, चाह रहे थे आपको बताना, वो लगभग हम बता पाए हैं। मानचित्र के माध्यम से चीजों को बता रहे थे। हमारा उद्देश्य पूरे महाद्वीप को डिटेल से पढ़ाना नहीं था, इसमें सिर्फ मानचित्र के माध्यम से आपको यह समझाना था कि जो बच्चे कई बार गलतियां करते हैं वो रट के गलतियां करते हैं। भूगोल कभी पढ़ा जाता है तो कई बार नहीं, मानचित्र का अध्ययन बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो किताबें आती हैं, मानचित्र देखो और मानचित्र सामने रखो, उसके बाद नोट्स बनाओ। देशों की स्थिति पता कर लो, कौन सा उत्तर में, कौन सा दक्षिण में, कौन सा पूर्व में और कौन सा पश्चिम में। उसके बाद आप थ्योरी पढ़ लो। तो यहाँ पे कोशिश करी हमने भूमध्य रेखा, मकर रेखा को, और ये कुछ घास के मैदान है, और दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है, सॉरी लंबी नहीं, दूसरे नंबर की सबसे लंबी अमेजन नदी के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में बता दिया आपको, दुनिया की सबसे ऊंची झील के बारे में बता दिया, विश्व के सबसे सूखे रेगिस्तान के बारे में बता दिया, एरिका अटाकामा रेगिस्तान है। इनके बारे में कोशिश करिए हमने बताने की। इन्हें अच्छे से नोट्स बना लेना, नोट कर लेना। कोई दिक्कत फिर भी लगी हो तो पूछिएगा आप कमेंट करके, उसका जवाब आपको अगली क्लास में देंगे। लगातार चैनल के साथ आप जुड़े रहें, इसी तरीके से आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, मानचित्र के माध्यम से भी, और जो थ्योरी वाली क्लास है वो थ्योरी के माध्यम से मिलती रहेंगी। संविधान की क्लासेस लगातार चल रही हैं और वो लगातार आपको इसी तरीके से मिलती रहेंगी। आप अपने परीक्षा की जो भी आगामी आने वाली परीक्षाएं, जैसे यूपी पुलिस है या यूपी एसआई है या दिल्ली एसआई है या यूपी ट्रिपल सी पैट है, तो पूरे शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से आप मेहनत करते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए। कोई शक समस्या हुआ करे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपने सुझाव भी आप हमें दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। सुझावों के माध्यम से और बेहतर करने की हम कोशिश करते हैं, और हमारी टीम के जितने भी सदस्य हैं अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से कोशिश करते हैं वो आपके साथ जुड़ करके इसी तरीके से निःशुल्क पूरा कोर्स आपको पढ़ाते रहेंगे। और आर्टिकल 47 का आप इस्तेमाल करते रहें, क्योंकि 47 का इस्तेमाल करने आपके जीवन को स्वास्थ्यवर्धक बनाए रखेगा। आर्टिकल 47 का आप इस्तेमाल करेंगे, यदि उल्लंघन करेंगे उसका तो आपके जीवन में समस्याएं आ जाएंगी। आपके ऊपर राधा रानी और हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी। भाई साहब पढ़ते रहिए इसी तरीके से, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें चैनल को और लाइक करना ना भूलें। राधे राधे सब।